नमस्कार, मैं इंदु मिश्र आज ज्योतिषीय कार्यक्रम में फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप सबों का दर्शकों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं और श्री कृष्ण मोहन पांडे जी का भी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे अवसर के मंच पे। तो आज जैसा कि आप लोगों के समक्ष हमने एक रखा कि शादी में देरी क्यों, तो आज हम जानेंगे कि इसका समाधान और इसके क्या कारण है और कैसे इसमें देरी होती है और इसके कुछ उपाय भी हम अपने अतिथि से जानेंगे। और मैं चाहती हूँ कि एक बार अपने अतिथि का मैं परिचय करवा दूँ। श्री कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे जिन्हें लोग कृष्ण पराशर के नाम से भी जानते हैं, मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले, फिलहाल अभी नोएडा में कार्यरत हैं। आप पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष और इससे संबद्ध संकाय से जुड़े रहे हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी, वैदिक कार्ड, रेकी, ग्रैंड मास्टर, योग प्रमुख हैं। इस दौरान आपने कई सारे शोध किए, जिससे व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने में भी मदद मिली है और आप इसके हल भी आज बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके कैसे देरी क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, और फिर आगे मैं चाहती हूँ कि ये पहले आप इसको विस्तार से बताएं। नमस्कार इंदु जी, नमस्कार दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम। आप फिर से मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है विवाह में देरी, या विवाह जो है वो सुखद नहीं रह जाता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, विवाह में दो पक्ष हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो सामाजिक पक्ष है और दूसरा ज्योतिषीय पक्ष है। अच्छा, सामाजिक पक्ष के लिए पहले हम सामाजिक पक्ष पे बात करते हैं। सामाजिक पक्ष के लिए मैंने पुणे के कॉलेज का रिसर्च का वो लिया, देखा और उसके कुछ पॉइंट्स नोट किए। तो आज के समाज में शादी में देरी और शादी का टूटना, ये दोनों ही बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा जो मैं डेटा देख रहा था, वो करीब 35% के आसपास बढ़ा हुआ है। अगर हम 15 साल पीछे की बात करें तो उसकी अपेक्षा। तो ये रिसर्च है मेरे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का। तो इसके अनुसार शादी का एक जो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से शादियां डिले हो रही हैं या टूट रही हैं, वो है सोसाइटी के नॉर्म्स में बदलाव आना। अब इन सोसाइटी के नॉर्म्स में क्या क्या आता है, जो पहला फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करें अगर हम, तो एक तो इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा, यानी कि मैं अपने व्यक्तित्व प्रिय इंसान होता जा रहा है लगातार, अपनी व्यक्तित्व को एक वेटेज दे रहा है, जिसकी वजह से एक फैक्टर ये भी बनता है। दूसरा, जो मैरिज है, पहले एक सेक्रेड चीज हुआ करती थी, यानी कि बहुत ही शुभ चीज हुआ करती थी। दैवीय चीजों को मानते थे कि शादी जो है वो दैवीय है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इस तरह की उक्तियां भी दी गई हैं। तो अब जो है मैरिज एज अ पार्टनरशिप हो रही है, यानी कि हमारे ए से लेके जेड तक या ए 1 से लेके 10 तक ये नॉर्म्स है। इसके अकॉर्डिंग हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए और मेरी इंडिविजुअलिटी ये कहती है कि इसी पे बेस्ड होना चाहिए। अगर इसमें से कोई फैक्टर कम होता है तो मैं उसको स्वीकार करने में बहुत असहज महसूस करूंगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि इंडिविजुअलिटी बढ़ी है तो कंपैटिबिलिटी और पर्सनल चॉइसेस भी बढ़ी है। तो हम अपनी, अब ये नया वर्ड है, पिछले 7-8 सालों से ज्यादा बढ़ गया है। पहले सिर्फ हमें पाश्चात्य फिल्मों में मिलता था, लेकिन अब भारतीय फिल्मों में और भारतीय समाज में भी मिलता है कि पर्सनल चॉइस और कंपैटिबिलिटी शादी में बहुत ज्यादा आने लगी है। यानी कि कंपैटिबिलिटी का इशू, वो चाहे फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो या मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, ये तीनों फैक्टर्स पे बहुत जोर दे रहे हैं आज के युवा या शादी योग्य युवक युवती जो भी हैं।
तो कंपेटेबिलिटी। उसके बाद आता है जो परसेप्शन चेंज हुआ है मैरिज का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो गया है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अननोन लड़की से आपका विवाह हो जाता था, आप जानते नहीं होते थे, आपके पिताजी माताजी या घर वाले तय करते थे और आप शादी कर लेते थे और ये मान लेते थे कि यही है, यही मेरा पति या पत्नी है और मुझे इसी से संतुष्ट रहना है। तो ये एक जो सोशल डोगमा था ये चलता आ रहा था। उसके बाद चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस स्त्रियों में बढ़ी है, क्योंकि अब एक चीज है कि उन्होंने देखा शादी को एज अ पार्टनरशिप, फिर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस आ गई, तो अभी हम अपनी शर्तों पे क्यों ना जिए, ये भावना भी है। हम बंध के क्यों रहें, किसी और के हिसाब से क्यों रहें, ये भावना भी बढ़ी है। इसका ये भी एक फैक्टर है शादी में। और थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक अहम की भावना भी आ जाती है इंसान में और ये सारे फैक्टर्स को बढ़ाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा गलत है, शिक्षा होनी चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अहम होने का मतलब है कि आप अपने पहले घर को खराब करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। उसके बाद हमारी फैमिली डायनामिक्स बहुत चेंज हो गई है। जहां हमारे पहले घरों में दादा दादी पिताजी माताजी भाई चाचा सब एक कंपाउंड फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली की तरह रहते थे, अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो गए हैं। हस्बैंड और वाइफ वर्किंग है, अगर नहीं भी वर्किंग है तो वाइफ वहां पे है जहां हस्बैंड काम करते हैं। यहाँ पे मेरा विचार सही या गलत रखना नहीं है, मैं सिर्फ फैक्टर्स को उठा के रख रहा हूँ कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्च में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंपेटिबिलिटी इश्यूज पे पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी अब आगे बोल रही हैं कि ये फला व्यक्ति मेरे लिए कंपेटिबल नहीं है, चाहे मानसिक कंपेटिबिलिटी हो या शारीरिक कंपेटिबिलिटी हो, किसी भी तरह की कंपेटिबिलिटी पे ये सही नहीं उतर रहा है। तो ये एक और फैक्टर हो गया। फिर जो लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, यानी कि न्यायिक व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, जिसकी वजह से हम हमारी शादी करना भी और शादी को तोड़ना भी सुलभ हो गया है, आसानी से कर लेते हैं और समाज में इसको कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि अब समाज में उतना वैचारिक एडवांसमेंट हो चुकी है कि इसको बहुत बुरा भी नहीं माना जा सकता है। छोटे मोटे जगहों पे थोड़ा बहुत मानते भी हैं, लेकिन आपकी अगर नहीं बन रही है तो आप डिवोर्स ले लें, ये समाज इस चीज को मान चुका है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है मैरिटल एक्सपेक्टेशन। मैरिटल एक्सपेक्टेशन ये चीज है कि शादी से मुझे क्या क्या उम्मीदें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक युवक है, वो 50,000 रुपए कमाता है महीने के और उसको 80,000 की ईएमआई भरनी है और उसने डिसाइड कर लिया कि भाई 50,000 मेरी मैं कमाने वाली पत्नी से ही शादी करूंगा, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन है। या कोई और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है तो वो घुमक्कड़ व्यक्ति से शादी करनी है ताकि मैं घूम सकूं। तो ये इस तरह की मतलब एक बहुत छोटी और निचली तरीके की एक्सपेक्टेशन है। कुछ बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन भी हैं, कुछ योग गुरु हैं, उनको योग में इन्वॉल्व लोग चाहिए, कुछ और तरीके के काम करते हैं, तो उनको हर किसी का अपना एक एक्सपेक्टेशन है। और वो आज का युवा ये जानता है कि उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है अपने घर वालों के सामने, अपने समाज के सामने, और उसको कैसे पूरा करवाना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये पिछले 15 सालों में बहुत बड़े हैं, चाहे वो माध्यम मीडिया बना हो इसके लिए, या सोशल मीडिया हो, या हमारी जो दुनिया जो है वो अब मुट्ठी में जो आ गई है, तो उसका प्रभाव भी हो सकता है। तो अब लेकिन जैसे विदेशों में होता रहा है, विदेशों में होता है, अगर आप किसी भी तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ इश्यू है तो आप बैठ के बातचीत करते हैं, बातचीत से नहीं सुलझती है तो आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। और दूसरी शादी को भी इतना बुरा नहीं माना जाता है हमारे समाज में, पहले माना जाता था,
जो है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट किया जाने लगा है। अगले कुछ वर्षों में वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है वो फैक्ट्स हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूं कि एस्ट्रोलॉजी में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो शादी को चलाते हैं या शादी कराते हैं या शादी को बांधे रखते हैं। तो अपने कुंडली में दूसरा भाव, दूसरा भाव जो है वो परिवार, जो आप अपना परिवार बनाते हैं उसका भाव है। दूसरा भाव यानी कि अगर मैं कुंडली ऐसे बनाऊं तो जो सेकंड वाला होगा, यानी कि दूसरा त्रिकोण जो बनता है, ऊपर से दूसरा, सेंटर से सेकंड, दूसरा भाव, वो भाव जो है हमारे अपने बनाए हुए परिवार के लिए होता है। सप्तम भाव जो है, सातवां भाव, वो आपके पार्टनर का भाव होता है। 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो जब भी 2, 7 और 11वां भाव आपस में कनेक्ट होते हैं और इनमें से किसी की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही होती है, तो शादी के योग बनते हैं। 2 ग्रह हैं जो मूलतः इसको बहुत प्रभाव करते हैं शादी में, वो है शुक्र और बृहस्पति। इसके अलावा 5वां घर आपका प्रेम और रोमांस का घर है। 12वां घर जो है आपका सेक्सुअल प्लेजर का है, यानी कि शारीरिक सुख का। तो ये सारे घर यानी कि 2, 5, 7, 11, 12, ये 5 घर मिलके आपकी शादीशुदा जिंदगी को ठीक ठाक चलाने के लिए काफी है। इसके अलावा हम नवमांश चार्ट का भी प्रयोग करते हैं, नवमांश कुंडली का, जो कि शादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और देखी जानी चाहिए। और जो प्लैनेट्स हैं, अगर प्लैनेट्स की बात करें हम, तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। मुझे याद है हमारे गुरुजी कहते थे राहु केतु शनि, यानी कि राकेश, ये राकेश जो है हर जगह बाधा बनाते हैं। तो शादी में रोकथाम के लिए शनि, मंगल, राहु, केतु, ये जो है ग्रह जो है वो किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इनके और भी मायने हैं जो कि बाद में कभी एक्सप्लेन किया जाएगा जब रिलेवेंट चीज आएगी। तो ये सारी ची फैक्टर्स जो हैं वो शादी को चलाते या तोड़ते हैं। जी इंदु जी। तो ये आपने जो जैसा कि कहा कि ये ये 4 घर हैं, राकेश का आपने चर्चा की कि राहु, केतु और जी शनि। तो जी। अगर इन इन चीजों को छोड़ दिया जाए, राहु, केतु, शनि के अलावे क्या मंगल प्रभावित नहीं होते हैं इसके लिए? नहीं, मैंने मंगल का भी नाम लिया, मंगल और सूर्य को, क्योंकि ये ना मंगल और सूर्य जो है अग्निय तत्व प्रधान है और ये सेपरेटिव प्लेनेट होता है सूर्य। और मंगल में ऊर्जा ज्यादा होती है, अगर उसकी ऊर्जा यूटिलाइज नहीं हुई तो वो शादी में डिले कर सकता है। मंगल और शनि की युति अगर सप्तम भाव पे पड़ जाए या सप्तमेश पे पड़ जाए तो शादी में देरी कर सकता है। तो ये फैक्टर्स काम करते हैं, तो ही इसको वेटेज दे रहे हैं, बट एंटायरली यही नहीं है। आपने सामाजिक स्थितियों की बात कही। जी लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं और सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमारे लिए एक निर्धारित ग्रह तैयार होते हैं कि जी हमने पूर्व जन्म में क्या किया उसके अनुसार हमारे कर्मों का वो एक तरह से फल तैयार होता है। तो फिर जी। ये थोड़ा वर्षी जैसा नहीं लगता है कि एक सामाजिक स्थिति और दूसरी तरफ हमारे लिए तो आज से 15 साल पहले कुछ और था हमारे कर्मों का लेखा जोखा, अभी कुछ और है। इसको कैसे हम इस चीज को जोड़ के देखें? देखिए, कुंडली में
कुछ भाव जो होते हैं वो प्री डिस्टाइंड होते हैं, यानी कि पूर्व जन्मों से ही आपको मिलते हैं। और कुछ भाव जो है वो आपके अपने कर्म होते हैं, जो आप कर्म करके अपनी फ्री विल से मेहनत करके चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि आप जिस ग्रह का दोष है आपको, उस ग्रह के अनुकूल आप बिहेव करने लगेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में किसी स्त्री की, जो इस जन्म में, मान लीजिए इस जन्म में किसी स्त्री की सास है, वो पिछले जन्म में आ, आपने उसको बहुत कष्ट दिया है ना, उससे बहुत सेवा ली और आपके ऊपर कर्मों का बोझ पड़ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इस जन्म में वो सास जो है, जो बन के आई है, वो आपको सेवा करवाएगी और इतनी सेवा करवाएगी कि आपको मानसिक कष्ट होगा। लेकिन आपका निपटारा कैसे होगा कि आप पूरे मनोयोग से कुछ दिन उसकी सेवा करें, तभी वो कर्म कटेंगे। तो ये जितने भी प्लेनेट हैं, या हो सकता है पिछले जन्म का आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है इस जन्म में आपकी पति या पत्नी हो, तो वो आपको कष्ट देगा, मानसिक प्रताड़ना देगा। तो आप उसके लिए सजग रहें अगर, और उस ग्रह के अनुरूप व्यवहार करें, तो हो सकता है उसका मन बदल जाए और वो प्रताड़ना देना बंद कर दे और आपके कर्म कट जाएं। तो पिछले जन्म से तो बहुत इस जन्म का लिंक होता है, लेकिन अब ये विवादास्पद है पिछले जन्म की थ्योरी, इसलिए कि हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज्यादा ज्योतिषी इस पे बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हमारे पास भी प्रूफ नहीं है। हम तो वो बताते हैं जो टेक्स्ट में हमने पढ़ा। तो लेकिन कुछ हद तक ये सही लगता है, इसलिए कि एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे व्यवहार का है और कभी उसने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन उसको पार्टनर, वैवाहिक साथी या उसके सास ससुर या ससुराल पक्ष में कोई ऐसा मिलता है जो उसको बहुत कष्ट देता है अकारण ही। तो संसार में अकारण तो कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है। तो वो सिर्फ इस वजह से हमें विश्वास करना पड़ता है कि पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म में आपको प्रभावित करते हैं, और इस जन्म में जो आपने कर्म किए वो कर्म कैसे हैं। सब मैंने कहा कि आप उस ग्रह के अनुरूप कार्य करना शुरू कर लें, उस स्थिति के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दें, तो वो ग्रह जल्दी अपना प्रभाव कम कर देगा, बुरा प्रभाव। ये आपके कर्म है। तो जो प्रभाव कम हो जा रहा है वो उसका प्रभाव है कि आपने जो कर्म किया है उसका प्रभाव आपको मिल गया, तो वो इस जन्म में भी कटता है। और अगर आपने उसके, अब सपोज आपकी सास आपको बहुत कष्ट देती है और आपने रियलाइज किया कि भाई मेरी पिछले जन्म का, या सपोज आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा कि ये आपके नियति में है, और आपको रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी सास की सेवा मन से करनी चाहिए, और बाई चांस भगवान न करे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको कर्म काटने का मौका नहीं मिलेगा। तो उस केस में वो कर्म जो है अगले जन्म में फॉरवर्ड हो जाएगा। वो अगले जो भी जन्म लेंगी आप, जब भी मनुष्य जन्म लेंगी, तब आपकी कुंडली में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक आ, इस तरह से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। वार्ता बनी मैं रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो ये माया और मोह है। आपके पुराणों में भी तो यही कहा गया है कि ये माया जाल है और इससे निपटारा मोक्ष ही दिलाता है। मोक्ष दिलाता है। तो आप एक बात और है इसमें कि जैसे जी बहुत लोगों की जो शादियां टूटती हैं, ठीक है, जी बहुत लोग शादी में देर होती है। कई शादियां इस तरह की होती हैं कि शादी तो तय हो गई, सब कुछ हो जी गया, और फिर पता चलता है कि शादी अचानक से टूट गई। तो जी और उसका कारण बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन पे कुछ बातें हावी हो जाती है, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं छोटे जी छोटे छोटे किसी कारणवश। तो ये जी। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2, 7 और 11 घरों की और उनके स्वामियों की
किसी तरह से कनेक्शन पैदा हो जाए और दशा और प्रत्यंतर दशा में ये लोग प्रभावी हो जाए तो शादी उस साल हो जाती है। अब शादी में को होने के लिए कुछ महीने, कुछ दिन तो लगते हैं। तो जो हमारी ये युतियां जो बनी हैं, ये शादी के तय होने की युतियां होती हैं, क्योंकि उसके बाद शादी आपकी स्वेच्छा से कौन से मुहूर्त में होनी है आप दिखाएंगे और उस मुहूर्त में शादी करेंगे, वो आपकी इच्छा है। लेकिन शादी का तय होना कुंडली से देखा जा सकता है। अब सपोज कि 31 जनवरी को आपकी शादी तय होती है और 5 फरवरी से दशा बदल जाती है, बाधक की दशा आ जाती है। तो जब बाधक की दशा आएगी, अगर वो घोर बाधक है, बहुत परेशानी पैदा करने वाला है, तो वो शादी नहीं करने देगा। वो परेशानी पैदा करेगा, एक से एक परेशानी। ठीक है, जैसे शनि आ गया, तो शनि आ गया तो देरी करेगा, बहुत ज्यादा देरी करेगा। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, हो सकता है कोई चीज गुम हो जाए। राहु आ गया तो उसने किसी भी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना दिया। केतु है तो शायद लड़का या लड़की ही मना कर दे कि अब मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। मतलब ये छोटे छोटे सिग्निफिकेशंस हैं, इसके अलावा भी सिग्निफिकेशंस हैं। तो शादी की तय होने और शादी होने के बीच में का समय जो है, वो दशाएं अच्छी होनी चाहिए, तभी शादी होती है। और इसलिए ही शादी तय होके भी टूट जाती है। तो ये, चूंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंडिविजुअल चीज है, मतलब कि आपका चार्ट और दूसरे का चार्ट मैच नहीं करता, तो आपकी कंडीशन उसकी कंडीशन से मैच नहीं करेंगी। तो हमें अगर शादी देखनी है तो लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में ये दशाएं देखनी पड़ेंगी, तभी वो शादी सस्टेन करेगी। कई बार शादी की रात में शादी टूट जाती है। तो ये सारी सिचुएशन है, तो ये सारा हमको पहले देख के तय करके ही जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब कोई जैसे आपने कहा कि कुछ ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि अभी आपकी शादी तय हुई और 1 महीने के बाद हो सकता है कुछ उस तरह के ग्रह वहाँ पे उत्पन्न हो जाए जो आपके लिए फिर बाधा उत्पन्न करे। तो जी क्या 1 महीने में ही शादी का निपटारा कर लिया जाए? तो हाँ, फिर ऐसी स्थिति है। हाँ, बिल्कुल बाद ऐसी में कोई स्थिति आती परेशानी? है। नहीं, बाद में परेशानी नहीं होगी। शादी चूंकि एक मेजर इवेंट है लाइफ का। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद फिर शादी को रोकने की कंडीशन अलग है, शादी को तोड़ने की कंडीशन अलग है। तो अगर शादी हो गई उस दशा में और आगे की दशा खराब है, तो हो सकता है कुछ झगड़े हों आपस में। फिर भी तोड़ना तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन की व्यवधान उत्पन्न होता है। हालांकि वो भी दिखेगा, वो भी दिख जाता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि शादी के 1 महीने बाद ही टूट जाती है शादी, या छोड़ देता है लड़का, या लड़की छोड़ के चली जाती है। तो वो कंडीशन भी आती है, लेकिन इसका इवेल्युएशन पर्सनलाइज तरीके से जरूरी है। कि आप शादी कर रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कायदे से देखना चाहिए। कई जगह एक्सेसिबल नहीं होता है, कई जगह प्रॉब्लम आती है। तो कुछ कॉमन उपाय हैं जिसको हम कर सकते हैं कि जिससे कि व्यवधान कम से कम हो। अगर हमें पता चलता है कि कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, तो पहले तो मैं 21 दिन। चाहूंगी कि शादी हाँ जी। जिन लोगों की नहीं हो रही है, पहले तो मैं चाहूंगी जी कि उनके लिए आप कुछ अच्छा सा समाधान बतलाएं, फिर हम धीरे धीरे आएंगे कि शादी टूटने के कगार पर अगर हो तो फिर उससे कैसे बचा जाए, या फिर हम जी आगे जी। आते हैं। चाहूंगी कि शादी जिनकी देरी से हो रही है उनके हम्म लिए आप कुछ। वैसे ज्योतिष में उपाय बड़े पर्सनलाइज होते हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन उपाय बताते हैं जिसको करने से किसी को हानि नहीं होगी, अपितु लाभ होगा। तो उसमें एक बड़ा अच्छा रेमेडी है शादी जल्दी करने की, बृहस्पति की पूजा। बृहस्पतिवार को आप पूजा करें भगवान विष्णु का। ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करने का
इसको करने की एक विधि भी है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो उनको फल नहीं मिलता है। जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करें या कृष्ण भगवान की पूजा करें या आप शालिग्राम की पूजा करें, जो भी मंत्र आप चाहें आप गूगल करेंगे तो 101 मंत्र मिलेंगे और सारे मंत्र जो है वो बराबर के प्रभावी हैं। तो आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं उसमें से जो आपको सुलभ हो, जिसका उच्चारण आप अच्छे से कर पाए, नहीं अगर आता है उच्चारण तो यूट्यूब में जाके देखें कि जो वैदिक कर्मकांडी हैं वो किस तरह से उच्चारण करते हैं, ऐसा मिल जाता है वीडियो में बहुत ज्यादा। तो उस मंत्र को लें और सामने तांबे के छोटे से ग्लास में या किसी और मेटल के पात्र में साफ जल रखें और उस जल को और प्रभु को देखते हुए उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। मान मंत्र लीजिए आपने गुरु बृहस्पति के मंत्र होते हैं या फिर हाँ हाँ बिल्कुल, बृहस्पति के में होते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः या कोई इस तरह का कोई भी गुरु का मंत्र कर लीजिए। विष्णु जी का कोई मंत्र याद है वो कर सकते हैं, कृष्ण का मंत्र कोई ये कर सकते हैं, ये कोई भी मंत्र है। तो आप प्रभु का ध्यान करें और पानी की तरफ ध्यान लगाएं जो आपने पात्र में रखा हुआ है, वो थोड़ा सा ही होगा, और उस मंत्र को करते रहें। 108 1008 जितनी आपकी क्षमता है आप करें और जब पूजा खत्म हो जाए तो वो पानी आप ग्रहण करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पानी जो है वो ऊर्जाओं को सोखता है। तो जो आप ऊर्जा मंत्र से दे रहे हैं वो पानी ऊर्जावान हो गया। उस ऊर्जावान पानी को ग्रहण करने से आपकी बुद्धि, आपका चैतन्य उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपको उस प्लेनेट का इफेक्ट कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि ये ग्रह भी तो हाँ बिल्कुल तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में, जिस भी पात्र में संभव है मेटल ही होना चाहिए, तो उसमें आप रखें। तांबा इसलिए क्योंकि तांबा सबसे अच्छा होता है इसमें। चांदी और सोना भी अच्छा है, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र आप उसको करें, 21 दिन तक उसको करें। 21 दिन तक करने के बाद आप अपनी जो भी मनोकामना लेके आपने ये व्रत लिया था, व्रत का मतलब ये होता है कि आप कोई अनुष्ठान ले रहे हैं, तो आपने जो भी अनुष्ठान लिया था कि मेरी शादी हो जाए जल्दी या मेरी शादीशुदा जिंदगी सुधर जाए, इस तरह का कोई भी आप व्रत लेके इस तरह से इस मंत्र को करें तो ये चमत्कारिक प्रभाव ले आएगा। इसके अलावा कुछ पेड़ हैं जिनकी पूजा जो है वो शास्त्रों में बताई गई है कि बहुत ही उचित होती है। उसमें से 5 पेड़ों में से मैं 2 पेड़ों का नाम लेता हूं जो कि स्पेशली मैरिज में बहुत हेल्प करते हैं। एक पीपल और एक केला। तो पीपल और केले का प्लांट आप खुद लगाएं, घर में नहीं लगाएं, बाहर लगाएं, लेकिन पानी स्वयं दें उसको और पूरी अपनी स्वेच्छा के साथ वहां पे प्रभु को प्रणाम करते हुए प्लांट लगाएं, वो पौधा लगाएं, वो रोपें और पूरा प्रभु में ध्यान लगा के कहें कि मैं इस इच्छा के निमित्त ये कार्य कर रहा हूं और मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस कार्य को सिद्ध कर सकूं। और उसमें रेगुलर पानी दीजिए। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा आप देखेंगे कि आपकी उससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड समस्याएं खत्म होने लगेंगी। अच्छा। इसको मुझे लगता है ये उपाय तो मुझे लगता है हर स्त्री हर पुरुष को कर लेना चाहिए। एक तो अच्छा काम कर रहे हैं आप पेड़ लगा के, दूसरा आप शादी के लिए ये भावना लेके कर रहे हैं, तीसरा आप बुध ग्रह को भी ऑटोमेटिकली ग्रीनरी के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो रही है, एक्सप्रेसिव नेचर बढ़ रहा है। तो ये 2 उपाय बड़े चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। एक और उपाय मैं कहूंगा आपको कि जिनकी मैरिज बहुत डिले हो रही है, मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा, या सपोज उनको लड़का ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तब तो ऊपर वाले 2 उपाय करें। अगर कोई जैसे गांव में होता है कि कोई विवाह काटने के लिए आतुर रहता है, कोई दुश्मन, तो वो काट रहा है आपका विवाह, या
कोई इसी तरीके से कोई है जो कि आपकी बदनामी कर रहा है जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो सिंपल शुक्ल पक्ष के सोमवार से 40 दिन तक रोजाना महामृत्युंजय का जाप उसी विधि से कलश में पानी लेके करें। और मुझे लगता है कि 40वां दिन आते आते आपके कलेश कम हो जाएंगे या कट ही जाएंगे। बस आप अपना ध्यान पूरा प्रभु में लगा के और उसका अनुष्ठान कीजिए। तो ये मंत्र बड़ा चमत्कारिक है जो डिले को रोकता है। ये बहुत ही बढ़िया है, हर तरह के ऑब्स्टिकल को रोकता है। महामृत्युंजय का मंत्र, जी बिल्कुल, महामृत्युंजय का मंत्र। ये पूरा इसमें मंत्र या केवल ओम त्र्यंबकम में है इससे, या फिर हाँ, उसके जो बीज उसके साथ? नहीं, बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीज मंत्र में क्या होता है कि ओम और जो बीज मंत्र स्टार्ट होता है उसके बीच में गैप देना होता है। कभी भी ओम और बीज मंत्र एक साथ नहीं बोलते हैं, तो एक स्टॉप लेके तब बोलते हैं। तो जो सामान्य पब्लिक है उसको बोलने में कष्ट होगा बार बार इस चीज को, तो आप सिंपल महामृत्युंजय का जाप करें और उसका बीज पार्ट जो है वो आप छोड़ सकते हैं। इसमें माँ तत्व की प्रधानता होती है जो कि आपको ऊर्जान्वित करता है, हर तरह के ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए आपके ऑरा को तैयार करता है। तो ये 40 दिन तक आप करें तो ये बड़ा ही लाभ देगा जी। तो सबसे तो मुझे लगता है कि सुलभ चीज ये है कि शादी हो जाएगी, इस मंत्र से शादी हो जाएगी, जो ग्रह है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर शादी में व्यवधान पैदा हो रहा है तो ये मंत्र जरूर कारगर होगा, और अगर शादी में डिले हो रहा है तो पहला वाला जो हमने कहा था भगवान कृष्ण का या बृहस्पति का या विष्णु जी का गुरुवार को शुरू करें और शुक्ल पक्ष में शुरू करें। शादी देरी में कुछ लोग पितृदोष को भी उसका वजह मानते हैं। बिल्कुल, तो उस कहा बिल्कुल, पितृदोष भी एक तरह की ऊर्जा है। वो एक्चुअल में वो नहीं है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, वो एक तरह से दक्षिण दिशा की ऊर्जा है, दक्षिण दिशा की ऊर्जा है जो व्यवधान पैदा करती है। तो अगर किसी को पितृदोष है तो आपको इसके लक्षण बहुत पहले से पता चल जाएंगे। जो दक्षिण दिशा की ऊर्जा अगर नकारात्मक आपके यहाँ है तो आपको पता चल जाएगा आपके घर में इक्विपमेंट्स जल्दी खराब होंगे, मशीनरी जल्दी खराब होगी, जल्दी खराब होगी, काम कोई करने जाएंगे व्यवधान पड़ेगा, हो सकता है आप कुछ काम करने जा रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट रास्ते में खो जाए। अगर ये चीजें बार बार हो रही हैं तो आप ये मान के चलें कि दक्षिण दिशा की ऊर्जा जो है नकारात्मक है। इसको ऊर्जावान बनाने के लिए एक रेमेडी मैं देता हूं। आप दक्षिण पूर्व दिशा में दिया शाम के टाइम जलाते रहें जब तक कि ये परेशानी सॉल्व ना हो जाए। ये 21 से 40 दिन के भीतर परेशानी कम होने लगती है इसकी। पितृदोष की पूजा अलग से होती है, बाद में आप कंसल्ट करें कि पितृदोष है या नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं पितृदोष पितरों का दोष नहीं होता है, दक्षिण दिशा की नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको शांत करने की पूजा होती है। तो वो आप पूजा करवा सकते हैं, और पूजा करवाने के बाद पुनः एक प्रश्न कुंडली लगा के ये देखें कि आपका पितृदोष खत्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली में तो वो दिखता ही रहेगा, वो आजीवन दिखेगा। तो आपकी पूजा एक्सेप्ट हुई कि नहीं, ऊर्जाएं वो खत्म हुई कि नहीं, ये देखने के लिए प्रश्न कुंडली लगा लेनी चाहिए। प्रश्न कुंडली के लिए तो फिर आपसे संपर्क करना पड़ेगा। मुझसे संपर्क करें या किसी से भी संपर्क करें जो उनका अनुष्ठान कर रहे हो वो भी बता सकते हैं। जो इसके तो जो इसके एक्सपर्ट होंगे वही बतला पाएंगे। जी बिल्कुल जी। तो किस चीज के, वो तेल के या घी के दिए जलाए? तेल का दिया, कोई भी जैविक तेल जला सकते हैं। जैविक तेल का मतलब है कि कोई एक तेल, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जो भी घर में अवेलेबल है, घी, शुद्ध देसी घी।
दिया जो है सो पूरब की तरफ रहेगा। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह रहेगा उसका। अच्छा, दक्षिण पूर्व के कोने में। दक्षिण पूर्व के कोने में। जैसे जैसे जी। कि ये पूर्व, आप सपोज कीजिए हम सामने में पूर्व है, तो जो दिया का बाती होता है वो किस तरफ रहेगा? वो एकदम दक्षिण पूर्व में रहेगा, यानी कि कोने में रहेगा। जैसे ये कोने में। दक्षिण दिशा है और ये अगर पूर्व है तो यहाँ पे बाती रहेगी, अच्छा, उस अच्छा, दिशा में। जी। तो एक तो ये, फिर अब हम हम्म। आते हैं, जो शादी जब टूटती है तो उसके लिए क्या आप इसके समाधान बता सकते हैं? इसके क्या देखिए, उपाय? शादी शादी टूटने से पहले आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं, जैसे कि झगड़ा, लड़ाई आपस में, मत ना मिलना आपस में किसी भी तरीके से, क्योंकि अचानक एक दिन उठ के कोई ये नहीं कहेगा कि आओ हम लोग तलाक ले लेते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं। तो उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है किसी भी स्त्री या पुरुष का, जब भी वो तलाक तक पहुंचता है। तो जब आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे कि अब ये समस्याएं मेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपस में बात करें, एकांत में बैठें, आपस में बात करें। आपस में बात करने से अगर आप क्लियरली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने जीवन साथी से, तो यानी कि आप अपने बुद्ध को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो वहां पे बुद्ध आपकी हेल्प करेगा। अगर इससे बात नहीं बनती है, कि आप बात से वो नहीं बन रही है, तो आपको और आपके हस्बैंड को, अगर वो मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो आप स्वयं गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और भगवान शिव पार्वती की लगातार पूजा करनी चाहिए, जब तक ये परेशानी आपके घर में जब से शुरू हो रही है तब से, और जब तक शांत ना हो जाए चीजें तब तक आप इसको करते रहें। गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत ही उत्तम रुद्राक्ष होता है। दो रुद्राक्ष होते हैं इस तरीके से जुड़े होते हैं आपस में, उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। उनमें गजब की ऊर्जा होती है, इन सब मामलों में वो बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा शिव पार्वती जी की अगर कोई, क्योंकि ये रुद्राक्ष थोड़ा महंगा आता है, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो बड़े मन लगा के शिव, भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। जिस भी मंत्र में आपको पता हो, जिस भी तरीके से आपको पता हो, और बस उसमें मनोयोग बहुत जरूरी है, तो अपनी पूरी ऊर्जा झोंक के उसकी पूजा करें, तो इससे बहुत ही लाभ होगा। अच्छा। जी। कई बार एक शादी तो ठीक है, शादी चलती रहती है और टूटती भी नहीं जी। है, लेकिन जी। कभी आपस में एक जो संबंध बढ़िया अच्छा बन के रहना चाहिए वो नहीं बन के रह पाता है। जी। जी। तो जी। कहने को तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो सही मायने में बहुत दूर रहते हैं, साथ रह के भी बहुत दूर रहते हैं। जी। इसके कारण भी आप बतलाएं, और मैं चाहती हूँ कि इसके उपाय भी बतलाएं कि क्या कारण है कुंडली में कि शादी हो जाती है और दोनों एक घर में रह भी रहे हैं लेकिन बहुत दूर दूर में रह जी। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एकाकीपन को प्रमोट करते हैं। अगर आपने किसी को चार्ट दिखा लिया तब तो आपको रीजन पता चल जाएगा, है ना। जैसे कि मंगल शनि लग्न में बैठा हो, तो ये दो डिफरेंट ऊर्जाएं हैं। वो आदमी की पर्सनालिटी में इतना खिंचाव पैदा कर देगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे करना क्या है। एक अत्यंत ऊर्जावान मंगल और एक अत्यंत धीमा ग्रह शनि, एक अग्नि है और एक छाया है। तो ये जो है, ये एक खिंचाव पर्सनालिटी में पैदा कर देता है। आपके पति या आपकी पत्नी, किसी की भी कुंडली में ऐसा हो तो आप महसूस करेंगे कि बड़ा खिंचाव है। इसके अलावा मंगल या शनि बुध या चंद्रमा की युति पे या उनके भाव के स्वामियों पे, यानी कि इन राशियों के स्वामियों पे अगर नजर डालती है, सप्तम भाव की दृष्टि डालती है,
तो भी इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। अगर मैं कहूं कि 2, 7, 11 घर जो है शादी को प्रमोट करते हैं, तो 1, 6 और 10 घर जो है आपसे विच्छेदन को प्रमोट करते हैं, यानी कि आप एकाकी होने लगते हैं। किसी भी चार्ट में जो 12वां घर होता है, किसी भी घर से 12वां भाव, वो उसकी सिग्निफिकेशन को खत्म करता है। जैसे 2 से 12वां पड़ेगा पहला, 7 से 12वां पड़ेगा 6 और 11वें से 12वां पड़ेगा 10वां घर, यानी कि पहला घर, छठा घर और 10वां घर। ये अगर बार बार रिपीट होने लगे 9 प्लैनेट्स में या मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स में, तो आपके एकाकीपन को प्रमोट करने लगेंगे। अब इस स्थिति में 6, 8, 12 राहु केतु शनि इनकी दशाएं आ जाएं तो वो और बुरा करते हैं। तो इसलिए इन सारी सिचुएशंस में आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी को जो जानकार हो, या कुछ जेनेरिक रेमेडीज मैं बताऊं जिससे कि आप इस तरह के, जैसे कोई नहीं दिखाता है या जिसको जो दिखा नहीं सकता या सही जगह नहीं पहुंच पाता, उनके लिए कुछ रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो इसमें बहुत मददगार हैं। जिसमें मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने घर का पोछा नमक के पानी से लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। इसके साथ जो घर की स्त्री है यानी कि पत्नी है, उसको गोल्डन या येलो कलर की चूड़ियां या कंगन पहनने शुरू कर देने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अ, हिंदुओं में तो एक प्रथा है कि सब सिंदूरदानी रखते हैं, हर स्त्री रखती है अपने पास। तो उस सिंदूरदानी में 11 गोमती चक्र रख दीजिए और फिर उसी सिंदूरदानी से आप अपना सिंदूर लगाइए। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। इसके अलावा जो, अब तो ये स्त्रियों के हो गए सारे उपाय, पुरुष कहेंगे कि हमारे कोई उपाय नहीं है, तो पुरुषों को रोज सुबह केसर का तिलक लगाना चाहिए और केसर युक्त दूध का सेवन करना चाहिए सुबह नाश्ते में। इससे भी बड़ा फायदा मिलता है। और पुरुष अगर बृहस्पति देव की भी पूजा करें इसके साथ साथ, तो अत्यंत लाभदायी हो जाता है। और जो गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात की थी मैंने, वो पुरुष उसको अपने गले में धारण कर सकते हैं किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष की ओम नमः शिवाय 11 बार या 21 बार पढ़ के और शुद्ध करके उसको अपने धारण करें। इससे बड़ा लाभ होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी इसमें बहुत लाभ होता है और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी बहुत लाभ होता है इस तरह की सिचुएशंस में। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे उपाय जो है वर्णित है, उसमें से कुछ उपाय बताता हूं। और चंदन की माला पहनना, ये अगर मंगल का अगर दिक्कत है, मंगल किसी तरह से परेशान कर रहा है, तो चंदन की माला पहनना लाभदायक होगा। साथ ही चावल या बेसन का दान करना बड़ा उचित माना जाता है इस सिचुएशन में। तेल का दान आप करें रविवार को, तो वो भी बड़ा, सॉरी, तेल का दान करें आप शनिवार को, तो वो भी बड़ा लाभदायक होता है। इसके अलावा अमावस्या में खीर बना के या खीर बना के किसी गरीब को खिलाए या खीर का सामान किसी को दान में दे दे, तो भी बड़ा लाभ होता है। एक बड़ा प्रैक्टिकल उपाय है, वो ये है कि जो दिव्यांग जन होते हैं उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, तो शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको जरूर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पीपल का पेड़ और केले का पेड़ शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे जरूर लगाएं जब इस तरह की परेशानियां पैदा हों। जी। एक और पेड़ के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है एस्ट्रोलॉजी के
के जानकारी नहीं बतलाया था, वो कदम के पेड़ के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। कदम के पेड़ कदम का लगाने से पेड़, हाँ, कदम का पेड़ तो भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय था। तो कदम का पेड़ लगाना, बिल्कुल आप कदम का पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है। असल में शास्त्रों में जो पेड़ वर्णित है वो है बड़, यानी कि बरगद, पीपल, केला, नीम और कदम। और इसके साथ छठा एक और पेड़ है ब्राह्मी। इनको जरूर लगाना चाहिए। और अगर आपके पास गांव देहात में घर है जिसके आगे जमीन है, तो जमीन पे शमी का पौधा भी लगाना चाहिए। इन पेड़ों से आपके आधे से ज्यादा ग्रह जो है उनका नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगाने का प्रभाव सिर्फ ऑक्सीजन देने पे ही नहीं है, पेड़ का प्रभाव आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी सही करने में है। तो इसलिए पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और जो जो मैंने बोला वो पेड़ अवश्य लगाएं। तो ये घर के अंदर तो नहीं लगाया जा मतलब अपने अपने बगीचे में तो नहीं लगाए जा सकते, मुझे लगता है कि ये शायद बाहर में ही हाँ, इस बाहर में लगाने का अभिप्राय एक और होता है कि आप समाज सेवा करते हैं। कदम का पेड़ चूंकि सीधा होता है, छाया बराबर मिलती है। वैसे ही पीपल, बरगद, इन सब की पेड़ की आप, इन सबको आप बाहर लगा सकते हैं। शमी, ब्राह्मी और केला आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। शमी को घर के अंदर नहीं लगाना है, शमी को घर के बाहर बगीचे में ही लगाना है। ब्राह्मी आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं। तो आजकल तो लोग केले को भी गमले में लगा के उसकी पूजा वगैरह करते हैं। नहीं, ये ये तो एकदम केले केले के साथ अत्याचार होता है। आप उसे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं अगर आप उसे गमले में लगा रहे हैं। आप उसकी बोनसाई पौधा का प्राकृतिक, भी तो एक चलन चल गया है। बोनसाई जी, पौधा का भी तो बोनसाई पौधा का भी तो एक चलन चल हाँ, गया है। तो बोनसाई देखिए, जापानीज लोग करते थे, लेकिन उनके पौधे अलग होते हैं। जो ओकिनावा एक जगह है जापान में जहां से ये शुरू हुआ था, तो ओकिनावा में ऐसे पौधों को बोनसाई करते थे कि वो फलयुक्त पौधे नहीं थे। जो ये टेक्निक है, ये फलयुक्त पौधों पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हालांकि एज अ आर्ट आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इन पौधे पौधे जिनका हमारा ज्योतिषीय महत्व है या पौराणिक महत्व है, इनको बोनसाई नहीं करना चाहिए। आप बाहर पार्क में किसी में लगा लें तो चार लोगों का भला भी होगा, और आप इसी बहाने टहल के जाके उसको पानी भी दे आएंगी, धूप भी लग जाएगी थोड़ी सी। तो ये अच्छी चीज है। तो इसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं तो ही उचित है। चलिए, आपके आपके दिए हुए उपाय जहाँ जहाँ भी पहुंचेगा ये वीडियो, और जो जो लोग इनको इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इसका उपाय करेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। तो जी, आज कार्यक्रम जिस अ, कारण से हम लोग यहाँ पे इस बार कार्यक्रम किए, उसका फल जरूर सब लोग इसका फायदा उठाएं। और जी, बिल्कुल। अगले सप्ताह किसी एक अच्छे अच्छे विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तो जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुभ नमस्कार इंदु जी।